हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि एमपीपीएससी मेंस का एक टॉपिक है जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल से रिलेटेड मध्य प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति उसके बारे में ये टॉपिक है। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा जो मेंस के लिए नोट्स तैयार करने में। प्राकृतिक वनस्पति जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है, वन से रिलेटेड या प्राकृतिक वनस्पति से, तो उस काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो चलते हैं, इस देखेंगे कि इस वीडियो में या फिर इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में वन देखेंगे, उसके बाद वनों का वर्गीकरण देखेंगे, मध्य प्रदेश में कैसा कैसा है वर्गीकरण जो वनों का। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश की वन संपदा। फिर क्या है, फिर मध्य प्रदेश में वन क्षरण के कारण देखेंगे। फिर है मध्य प्रदेश में वनों का संरक्षण देखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में वन का प्रबंधन कैसे होता है, ठीक है, क्या कैसे चीज़ें वो लागू की जा रही हैं, वो सभी देखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की वन नीति जो दो की 2005 में आई थी, उसको देखेंगे। फिर मध्य प्रदेश में संचालित प्रमुख वन संरक्षण योजनाएं या फिर नियम देखेंगे। फिर है देखेंगे क्या, मध्य प्रदेश की वन विकास संस्थाएं। और फिर है लास्ट में मध्य प्रदेश में वन्य जीव। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये सारे टॉपिक हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में वन से। ठीक है, तो पहले तो इस पॉइंट वाइज देखते हैं कि वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है क्या कहलाता है, तो वन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद वन किसी भी राज्य की अमूल्य संपदा है जो न केवल प्रकृति को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। और वनों से प्राप्त विविध वनोपज एवं इसके अन्य उपयोगों ने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती दी हुई है। यानी कि जो वन होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ वो ऑक्सीजन के ही काम नहीं करते हैं बल्कि देश की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी योगदान देते हैं, क्योंकि इसका कई चीज़ से उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, चाहे इमारती लकड़ी हो या फिर कोई अन्य खाद्य पदार्थ, ठीक है, तो वो काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से वन का सिर्फ ऑक्सीजन बस में ही नहीं वो करते हैं, पूरे अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत मजबूत रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और वनों के फलते फूलते नानाविध वृक्ष तथा वनस्पतियां जहां प्राकृतिक संतुलन बनाने में सहायक हैं, वहीं पर्यावरण सुरक्षा तथा जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण में भी उपयोगी है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में वन जो है, वन रिपोर्ट 2021 जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना वन का है उसमें, तो 77,493 किलोमीटर। इसके बाद भारत का प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम, जो कि क्षेत्रफल का उसके 84.53% है। मिजोरम के क्षेत्रफल का 84.53% क्या है, वन है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो वन वाला राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कौन है, तो मिजोरम है। इसके बाद वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के अधिकतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले क्रमशः कौन कौन से हैं, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर एवं सिवनी। इसके बाद जबकि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़ एवं दतिया। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं, तो बालाघाट है, श्योपुर है, उमरिया है, मंडला है, सीधी है। ठीक है, और इसके बाद मध्य प्रदेश के न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं क्रमशः, तो न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले उज्जैन है, शाजापुर है, रतलाम है, राजगढ़ है और मंदसौर। उज्जैन में तो आप देखेंगे कि 0.60% ही वन बचे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में वनों की दृष्टि से संपन्न राज्य है और जनजातियों की बहुलता, मानसूनी जलवायु की प्रकृति, तापमान, वर्षा की मात्रा एवं पठारी भूमि आदि घटक प्रदेश में वनों के विकास में सहायक हैं। इसके बाद सबसे कम वन जो है होशंगाबाद वन वृत्त में है और सबसे अधिक वन जो है कहाँ है, तो खंडवा वन वृत्त में है। ठीक है, इसके बाद प्रदेश में वन क्षेत्र के फैलाव में एकरूपता नहीं है और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों जैसे बालाघाट और मंडला में वनों की सघनता अधिक है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र के जिले कम वनाच्छादित हैं। ठीक है, इसके बाद वनों का वर्गीकरण जो है,
मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर पाए जाने वालों को वर्गीकृत करने के आधार हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। यानी कि जो मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं वो उनको कई वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मोस्टली 5 वर्ग हम देखेंगे इसमें। तो पहला क्या है जिसमें, तो भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, यानी कि भौगोलिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है तो वो कितने प्रकार से है, तो 4 प्रकार से। पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, फिर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, फिर है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, फिर है उपाद्र पहाड़ी वन। इसमें से मध्य प्रदेश में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं, परंतु जलवायु और मिट्टी, तापमान एवं वर्षा की विविधता के कारण वनों में जो है विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। दूसरा जो क्या है, तो मतलब पहला जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये वन जो है मध्य प्रदेश के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहां पर ये वन देखने को मिलेंगे। कौन से, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। और मध्य प्रदेश में इस वन का विस्तार जो है बालाघाट, दक्षिणी छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, मंडला और शहडोल वन वृत्तों में है। ठीक है, और इस वन के वृक्ष केवल थोड़े समय के लिए पत्तियां गिराते हैं और ये अधिपादप अथवा अर्ध सदाबहार होते हैं। ठीक है, साल इस वन का प्रमुख वृक्ष है और केवल काली मिट्टी के क्षेत्र पर सागौन पाया जाता है। साल जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का जो है प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, और ये काली मिट्टी पे, और भारत के वनों के प्रकार पर बनाए एटलस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, आर्द्र, अल्प आर्द्र सागौन वन, आर्द्र मिश्रित वन और आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन। आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन में 70 से 80% तक साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसे कहा जाता है। तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो कि थोड़े नमी इसमें कम पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर वर्षा 70 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच जहाँ होती है जिस जिलों में, तो वहाँ पर ये वन देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। और आर्द्र क्षेत्रों की ओर से ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। यानी कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ज़्यादा बहुत कम बारिश होती है देखने को मिलती है, ठीक है, तो वहाँ पर ये कांटेदार के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो जो एक नागफनी का पौधा आता है वो कांटेदार होता है। वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगा कहाँ, राजस्थान, जहाँ पर बारिश कम होती है तो वहाँ पर वो कांटेदार के रूप में जो है क्या होता है, डेवलप होता है। तो वही है यहाँ पे कि शुष्क क्षेत्रों की ओर ये वन जो है कांटेदार के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शहडोल, जबलपुर वन वृत्तों के उत्तरी भागों और संपूर्ण उत्तरी और पश्चिमी बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, शिवपुरी एवं ग्वालियर वन वृत्तों में फैले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों के वृक्ष पानी की कमी को पूरा करने के लिए ग्रीष्मकाल के पहले जो है पत्तियां गिरा देते हैं और सागौन इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। यथापि विस्तृत भाग पर मिश्रित वन फैले हुए हैं। और फिर है इसका क्या है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय जो है कांटेदार वन है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जिसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिमी भाग में अवस्थित चंबल घाटी, जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक ही होती है, इन वनों का विस्तार देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और कीकर, बबूल, खैर, अकासिया, नीम, खेजरी, पलास, खजूर, यूफोबिया, कटीले, लेगुमेस, थोर इत्यादि इन वनों के कुछ उपयोगी वृक्ष हैं। तो इसमें से क्या होता है कि जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं तो उनकी प्रमुखता ही यही ज़्यादातर देखने को मिलेगी ज़्यादातर वृक्षों में, कि उनमें कांटे निकले होते हैं। जस्ट लाइक आप बबूल को ही देख लीजिए, उसमें कांटे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इन वृक्षों से राल और गोंद प्राप्त होता है। और इन वनों में वृक्षों की साधारण ऊंचाई कितनी होती है, 5 से 10 मीटर तक ही पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है उपाद्र पहाड़ी वन।
चौथा जो प्रकार है वनों वर्गीकरण, भौगोलिक आधार पर वनों के वर्गीकरण में, तो वो चौथा क्या है? उपाद्र पहाड़ी वन। मध्य प्रदेश में ये वन सतपुड़ा एवं विंध्य की ऊंची चोटियों पर पाए जाते हैं और पचमढ़ी के आसपास भी इसी तरह के वन पाए जाते हैं। यानी कि जो सतपुड़ा और विंध्य की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर ये उपाद्र पहाड़ी वन देखने को मिलेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पहाड़ी वन होते हैं ये, तो वहीं पर ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वनों का दूसरा जो वर्गीकरण का प्रकार है, तो वो कौन सा है? वनों का शासकीय या प्रशासकीय आधार पर वर्गीकरण। तो शासकीय या प्रशासकीय आधार पर वर्गीकरण में कौन कौन से वन आ जाएंगे? तो इसमें भी 3 प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। संरक्षित वन है जो कि 32.84%, और आरक्षित वन जो कि 65.36%, फिर अवर्गीकृत वन जो कि 1.80% देखने को मिलेगा। ठीक है। और संरक्षित वन, जिसमें संरक्षित वन को हम डिटेल में देखें तो इसमें क्या है कि 31,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत संरक्षित वन क्षेत्र, वन के वे वन क्षेत्र हैं जिनकी शासकीय देखरेख हुआ करती है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। यानी कि संरक्षित वन जो हैं ये शासकीय देखरेख में इनको वो किया जाता है ताकि इनकी सुरक्षा हो सके और ज़्यादा इनकी बहुत ज़्यादा क्या हो कि इसकी हानि ना हो, कि बहुत ज़्यादा लोग, पता चल रहा है कि वहाँ पर जाकर के वन को काटना शुरू कर दे रहे हैं लकड़ियों के यूज के लिए, या फिर उसका क्या है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए ये संरक्षित वन होते हैं और 31,098 वर्ग किलोमीटर पर लगभग फैले हैं हुए हैं, और इनका नष्ट किया जाना भी हानिकारक है, किंतु प्रशासन के नियम इनके देखरेख के संबंध में अधिक कड़े नहीं हैं। यानी कि नियम तो बनाए गए हैं संरक्षित वनों के लिए, लेकिन उतने कड़े नहीं किए गए हैं। ठीक है। और स्थानीय निवासियों को इन वनों में पशुचारण तथा लकड़ी आदि काटने की सुविधाएं जो है प्राप्त होती हैं। यानी कि संरक्षित वन जो है उतने कड़े नियम नहीं बनाए गए हैं इसके लिए, और इसमें जो स्थानीय निवासी होते हैं वहाँ उस वन में पाए जाने वाले, तो वो क्या कर सकते हैं? पशुचारण के लिए या फिर लकड़ी थोड़ी बहुत काटने की सुविधाएं उनको प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद जो है संरक्षित वन के बाद कौन सा वन है? तो आरक्षित वन। आरक्षित वन जो है 61,886.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित हैं, और आरक्षित वन क्षेत्र प्रदेश के ऐसे वन क्षेत्र हैं जहां वनों को नष्ट किया जाना अति हानिकारक है। ठीक है। और इसके बाद जो है भूमि का कटाव रोकने के लिए जलवायु के विचार से अथवा पशुओं को जलवायु के विचार से अथवा वनों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इन वनों में न केवल वृक्षों को काटना ही रोका गया है, वरन पशुओं को चराना भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है। तो ये जो वृक्ष होते हैं आरक्षित वन, इनमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इसमें सरकार का इंटरफेयर होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं। पशुओं को चराना भी यहाँ पर दंडनीय अपराध घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। यानी कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में सरकार के रहते हैं। ठीक है। और इसके बाद है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन जो है जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, बल्कि ठीक है, उसमें आप ये 1705 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवर्गीकृत क्षेत्र जो है प्रदेश के ऐसे वन हैं जिनका अभी कोई वर्गीकरण नहीं हुआ है कि ये संरक्षित वन के अंतर्गत हैं कि आरक्षित वन के अंदर। ठीक है। तो ये वन सरकार के नियंत्रण में भी नहीं है और प्रशासन का ध्यान ऐसे वनों की ओर नहीं है, और इन वनों में इच्छानुसार वृक्ष भी काटे जा सकते हैं और पशु को चराने के भी यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता होता है। यानी कि जो अवर्गीकृत वन है उनको अभी किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, यानी कि कैटेगराइज नहीं किया गया है कि वो संरक्षित है कि आरक्षित। ठीक है। इसमें आप इच्छानुसार यहाँ पे लकड़ी की कटाई वगैरह भी कर ली जाती है। ठीक है। और पशु लोग जो है चारा भी यहाँ पर पशुओं को चराने के लिए लोग ले आते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वन विभाग के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा जो पॉइंट है वन विभाग के आधार पर वर्गीकरण, तो इसमें भी 3 आते हैं। पहला तो है राजकीय वन, फिर है निगम निकाय वन, और फिर है निजी वन। तो राजकीय वन कौन कौन से, राजकीय वन कैसे हैं? तो यह वन पूर्ण रूप से शासकीय नियंत्रण के अंतर्गत होते हैं। और फिर है निगम निकाय वन। निगम निकाय वन जो है ये स्थानीय नगर पालिकाओं तथा परिषदों के द्वारा नियंत्रित वन निगम निकाय वन कहलाते हैं। इसके बाद जो है निजी वन। निजी वन जो है निजी स्वामित्व वाले निजी वन के अंतर्गत आते हैं। निजी वन कौन से हैं? तो निजी स्वामित्व, यानी कि जो इसमें किसी सरकार का इंटरफेयर वगैरह नहीं होता है, और ये निजी हाथों में या निजी किसी भी व्यक्ति के हो सकते हैं। ठीक है। और जिन पर व्यक्तिगत लोगों का अधिकार होता है, यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए किसी
पर्टिकुलर व्यक्ति का बहुत बड़ा एरिया में जंगल उसने अपना विकसित किया हुआ है, ठीक है, तो वो उसका निजी वन कहलाएगा, उसमें सरकार का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है, तो जो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि ज़्यादातर साल और सागौन के वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो वन है प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण में, तो सागौन और साल जो है, और फिर इसके बाद तीसरा क्या है, मिश्रित, यानी कि सागौन ज़्यादा मिलता है, साल वन, और कुछ वन ऐसे भी मिलते हैं जो कि अलग अलग प्रजाति के मिलते हैं जिन्हें मिश्रित वन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो सागौन वन जो है, सागौन के घने वन होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला जिलों में स्थित हैं, और ये वन अधिकांशतः काली मिट्टी के क्षेत्र में हैं। यानी कि जो सागौन के वन होते हैं वो काली मिट्टी वाले क्षेत्र जो हैं, जहाँ भी जो जो जिले में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर वो आपको वन देखने को मिलेंगे सागौन के, ठीक है। इनका विस्तार कैसे है, तो ये 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग जो भी है इलाका है वहाँ पर ये वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्रदेश में सागौन की लकड़ी उत्तम प्रकार की होती है, और अतः इसकी मांग संपूर्ण भारत में है। जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो है सागौन और साल के वन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, तो इसमें से सागौन जो है ये एक बहुत अच्छी लकड़ी होती है, और इसका ये डिमांड जो है पूरे भारत में है, ठीक है। फर्नीचर वगैरह बनाने में देखेंगे कि आप इन सब का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है साल वन, ये जो वन है ये मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां जो है वार्षिक वर्षा का औसत 120 सेंटीमीटर से अधिक, तथा मिट्टी जो है कैसी है, लाल और पीली, वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सागौन वन हमने देखा तो वो काली मिट्टी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर पीली लाल मिट्टी देखने को मिलेगी वहाँ पर जो है साल वन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद साल के वृक्ष जो है मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल में प्रमुखता से पाए जाते हैं, और साल की लकड़ी जो है मुख्यतः इमारतों के निर्माण में और रेलवे के स्लीपर बनाने के उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है मिश्रित वन जो है राज्य के लगभग 1/3 वन मिश्रित प्रकार के हैं, जिसमें बांस, खैर, सलाई का बहुतार्थिक उपयोग है। इसके बाद मिश्रित प्रजाति के वनों में मुख्यतः साल, धावड़ा, सेड़िया, बीजा, तेंदू, महुआ, पलास, बांस, पलास, बबूल, सनई, भिक्सा, अंजन, हर्रा आदि इसमें सम्मिलित है। यानी कि जो मिश्रित प्रकार के वन होते हैं उनमें जो है कोई पर्टिकुलर तो नहीं देखने को मिलेगा, उसमें कई प्रकार के जो वन हैं उनको सम्मिलित किया गया है। और प्रदेश में मिश्रित प्रजाति के वनों में डेंड्रोकेलम स्ट्रिक्स प्रकार का बांस पाया जाता है, और ये वन बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, शिवपुरी, उमरिया, निमाड़, सीधी जिलों में बहुलता से देखने को मिलेंगे। यानी कि मिश्रित प्रकार के जो वन हैं या फिर जो बांस का जो प्रजाति डेंड्रोकेलम स्ट्रिक्स, ये इस वाले इलाके में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कहाँ, तो ये बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला, छिंदवाड़ा वाले में, ठीक है। इसके बाद जो पांचवा प्रकार था वनों के वर्गीकरण का, तो वो है प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रादेशिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है ये कौन कैसे कैसे है, तो 4 भागों में इसे भी वितरित किया गया है। सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड पठार क्षेत्र, फिर है विंध्याचल श्रेणी क्षेत्र, इसके बाद है पन्या विंध्याचल श्रेणी, इसके बाद है मुरैना, शिवपुरी पठार श्रेणी, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 भागों में इसे भी बांटा गया है। तो पहला क्या है, सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड पठार क्षेत्र। यह श्रृंखला वनों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण है, और यह इस क्षेत्र का विस्तार नर्मदा सोन घाटियों के दक्षिण में है, तथा पूर्व में यह सीधी जिले तक फैली हुई है। यानी कि सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड पठार क्षेत्र जो है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, नर्मदा सोन घाटियों के दक्षिण वाले इलाके में, और पूरे लगभग लगभग ये सीधी जिले तक में भी फैला है, ठीक है। इसके बाद जो है विंध्याचल श्रेणी क्षेत्र जो है, यह वन क्षेत्र जो है नर्मदा सोन घाटियों के उत्तर तथा मालवा पठार के दक्षिण सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है, और यह पेटी, रायसेन, सिलवानी और भांडेर पठार क्षेत्र में काफ़ी चौड़ी है। इसके बाद जो है पन्ना विंध्याचल श्रेणी, यह वन क्षेत्र विंध्याचल श्रेणी क्षेत्र का ही विस्तार है, और इस वन पेटी की शाखाओं का विस्तार उत्तर में सागर, दमोह पठार, नाहट, बिजावर पहाड़ियों और पन्ना विंध्याचल श्रेणी तक है। इसके बाद मुरैना, शिवपुरी पठार श्रेणी, वनों की यह पेटी शिवपुरी, मुरैना क्षेत्र पर विस्तृत है,
और अत्यधिक मानवीय व्यवधान के कारण यहाँ के वन बहुत खराब हो गए। यानी कि मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी वाले जो वन हैं, ये मानवीय यहाँ पर व्यवधान यानी कि मानव जो मनुष्यों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ के वन जो है खराब देखने को मिलेंगे या फिर बहुत ज़्यादा कट चुके हैं। ठीक है। इसके बाद जो है देखते हैं मध्य प्रदेश की वन संपदा। मध्य प्रदेश की वन संपदा जो है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो प्रदेश की विस्तृत वन संपदा से शासन को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करोड़ों रुपए की आय होती है। और यहाँ के वनों में फैली हुई वनी संपदा को दो समूहों में रखा गया है। कौन कौन सी? प्रधान वनोपज और गौण वनोपज। दो समूहों में बांटा गया है। एक तो प्रधान वनोपज, जिसका यूज जो है क्या कैसे होता है उसको हम देखते हैं। तो पहला है प्रधान वनोपज। प्रधान वनोपज में लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष तथा बांस सम्मिलित हैं। प्रदेश में पैदा होने वाली सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी में से सागौन एवं साल हैं, जिसका उपयोग प्रदेश में तो होता ही है, साथ ही साथ 1/3 से भी अधिक अन्य प्रांतों में ये भेजी जाती है। यानी कि जो प्रधान वनोपज के अंतर्गत आते हैं जो वन, ठीक है, जो उनका क्या होता है कि व्यावसायिक रूप से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जिनमें सागौन वगैरह की लकड़ियाँ और साल वगैरह की लकड़ियाँ आ जाती हैं। और इनका यूज़ सिर्फ यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे नहीं होता, बल्कि ये पूरे देश में यूजफुल है। तो उसमें मध्य प्रदेश में होने वाले सागौन और साल की जो उपयोगी लकड़ियाँ हैं, उनका लगभग 1/3 भाग जो है अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि भारत के कोने कोने में। और फिर है जिसके अंतर्गत प्रधान वनोपज के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं वन? तो साल है पहला, जिसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम किस उसका क्या है? तो सोरिया रोबस्टा। और मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक साल वृक्ष लगभग 50% पाए जाते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि मध्य प्रदेश में सागौन और साल वन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और साल वन तो इतना है कि मध्य प्रदेश में लगभग 50% पाए जाते हैं भारत के। यानी कि 50% वन भारत में जितने मिलते हैं उसका 50% केवल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है। और यह प्रदेश में अधिकांश लाल पीली मृदा वाले मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद जिलों में पाए जाते हैं। और साल के वृक्ष बोरार नामक कीट लगने से नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो लाल पीली मिट्टी वाला, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, लाल पीली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है या जो जिले हैं, वहाँ पर ये देखने को मिलेंगे साल वृक्ष। ठीक है। और ये बोरार नाम का कीट होता है, जिसके जो है लगने से ये जो है साल का वृक्ष वो क्या होता है, वो नष्ट होने लगता है। ठीक है। और फिर है सागौन वन। सागौन वन जो है, जो कि प्रधान वनोपज के अंतर्गत ही आता है, इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष काली मृदा वाले उत्तरी क्षेत्र होशंगाबाद जिले की बोरी घाटी में पाए जाते हैं। और इनका उपयोग जो है इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। और बांस फिर है, इसके बाद जो है बांस। बांस जो है बम्बू साइड जिसे कहते हैं। और राज्य में बांस दक्षिणी और पूर्वी जिलों में पाया जाता है। इनमें शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद जिले जो है उल्लेखनीय है। यानी कि जो बांस है इन जिलों में प्रमुखता से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है देश में मध्य प्रदेश का बांस उत्पादन में द्वितीय स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन बांस का उत्पादन होता है। ठीक है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो बांस का उत्पादन होता है वो दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है पूरे भारत में। इसके बाद वर्ष 2017-18 में इंदौर जिले में प्रदेश का बांस उत्पादन बिक्री का प्रथम सरकारी शोरूम खोला गया। तो 2017-18 में कहाँ पर खोला गया? तो इंदौर जिले में। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है वन मार्कर में कि मध्य प्रदेश का बांस का उत्पादन बिक्री का प्रथम सरकारी शोरूम कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ खोला गया था? तो इंदौर में। तो ये आप इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। और प्रदेश में बांस के वनों की प्रमुखता है, जिसकी ग्रामीण जनसंख्या में बास्केट, कृषि, आचार के जार बनाने इत्यादि में अत्यधिक आवश्यकता है। यानी कि जो आप देखेंगे कि बांस का उपयोग जो है कई चीज़ों को बनाने में किया जाता है। ठीक है। इसका यूज जो है देखेंगे कि आप जो आपने सुना होगा कि टोकरी वगैरह होती है या गांवों में यूज में आता है, या सूपा वगैरह जिसको चावल वगैरह वो बनाने के काम में आता है। ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को टोकरी, डलिया, ये सब बनाने के काम में आता है। और ज़्यादातर ये जो बसोर करके जो एक जातियाँ होती हैं वो इन देखेंगे आप कि वो लोग ज़्यादातर बांस का यूज करके ये सब चीज़ें बनाती हैं। ठीक है। और इसके बाद वर्ष 2016-17 में भोपाल जिले के लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क में बांस की सर्वाधिक 54 प्रजातियों का रोपण करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना। यानी कि
मध्य प्रदेश के जो भोपाल में लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क है, वहाँ पर 54 प्रजातियां बांस की अलग अलग रोपित की गई हैं। ठीक है, और ये करने वाला मध्य प्रदेश कैस कौन सा राज्य बना, तो पहला राज्य बना देश में। ठीक है, अब देखते हैं, अभी हमने देखा कि प्रधान वनोपज के अंतर्गत कौन कौन से वो आ जाते हैं। ठीक है, वन और इस वृक्ष, और इसके बाद जो है अब हम देखेंगे कि गौण वनोपज, गौण वनोपज में कौन कौन से वृक्ष आ जाएंगे। तो प्रदेश में अत्यधिक एवं विविध प्रकार की गौण प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से तेंदू, सालबीज, महुआ, माहुल, खैर, लाख, हर्रा आदि महत्वपूर्ण हैं। और महत्वपूर्ण गौण वनोपज इस प्रकार के हैं, कौन कौन से। तेंदू पत्ता पहला तो है, देश में तेंदू पत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता उत्पादन में सागर जिला प्रथम स्थान पर है। यानी कि जो तेंदू पत्ता है, जिसका यूज किस में किया जाता है, बीड़ी वगैरह बनाने में किया जाता है, तो उसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है तेंदू पत्ता उत्पादन में। और मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता उत्पादन में कौन प्रथम आता है, कौन सा जिला, तो सागर जिला जो है मध्य प्रदेश में प्रथम है। तो ये को पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। और यह प्रदेश के सभी जिलों, विशेषकर सागर, जबलपुर, शहडोल और रीवा, सीधी, दमोह में विपुल रूप से पाया जाता है, क्या, तेंदू पत्ता। ठीक है, और इसकी पत्ती का यूज जैसा कि मैंने बताया बीड़ी के बनाने में काम आता है। और इसके बाद है साल बीज। साल बीज यह पेड़ से निकलने वाला अखाद्य, यानी कि खाने योग्य ना होना, यानी कि खाने योग्य नहीं होता एवं जलाने हेतु एक प्रमुख तेल है। यानी कि साल बीज का यूज जो क्या किया जाता है, ये एक प्रमुख तेल के रूप में यूज में लिया जाता है। और यह जो है बालाघाट, मंडला, शहडोल, रीवा व छिंदवाड़ा में पाया जाता है। ठीक है, इन जिलों में प्रमुखता से ये देखने को मिलेगा साल बीज। इसके बाद है खैर वृक्ष। खैर वृक्ष जो है यह बिखरे रूप से करीब करीब प्रदेश के सभी हिस्सों में पाया जाता है, यानी कि इसका कोई पर्टिकुलर इलाका नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के सभी इलाकों में फैला हुआ है। ठीक है, और जो है लेक शहडोल, रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, रायसेन, भोपाल, शिवपुरी, उमरिया, होशंगाबाद में यह खैर वृक्ष जो है अधिकता में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद खैर वृक्ष का उपयोग चर्म शोधक कार्य के लिए, पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए, औषधि के रूप में भी किया जाता है। खैर वृक्ष जो है इसका यूज कई प्रकार से यूज में लिया जाता है, जैसे कि पाचन तंत्र को ठीक करने में ही, या फिर चर्म रोग जो होते हैं उनका शोधन कार्य में यूज में, या उनके जड़ी बूटियां बनाने में, या फिर दवाइयां उसको यूज करने के लिए भी इसका खैर वृक्ष का यूज किया जाता है। इसके बाद कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी और बानमौर, यानी कि खैर जो होता है, खैर से ही कत्था बनाया जाता है। और कत्था क्या, जो कि पान में यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो खैर से कत्था बनाया जाता है। और कत्थे का कारखाना कहाँ है बनाने का, तो शिवपुरी तथा बानमोर में है। ठीक है, इसके बाद जो है हर्रा। हर्रा के फल अधिकतर छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर, सतना, बालाघाट, मंडला, सिवनी, बैतूल, पन्ना एवं शहडोल जिलों में पाया जाता है, क्या, हर्रा। ठीक है, तो हर्रा के फल होते हैं, इसका उपयोग चर्म शोधक के रूप में किया जाता है एवं थोड़ी सी मात्रा में औषधि के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो हर्रा का यूज क्या है, तो इसका चर्म शोधक के रूप में किया जाता है यूज, और हर्रा के रूप में। और इसका यूज कहीं 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 गाँवों में आप देखेंगे तो वहाँ पर खांसी वगैरह जब आती है तो नॉर्मली थोड़ा बहुत यूज, उसको खाने से खांसी वगैरह ठीक हो जाती है नॉर्मली। ठीक है, इसके बाद लाख। लाख वृक्ष जो है यह लाख प्रदेश के मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल और होशंगाबाद आदि जिलों में पाया जाता है। और प्रदेश में लाख बनाने का एक शासकीय कारखाना उमरिया में स्थित है। और इसके अतिरिक्त अन्य कारखानों में सीड, लाख तथा सेलाख बनाने का कार्य किया जाता है। इसके बाद जो है गोंद और एवं रेजिन, तो प्रदेश के करीब आधे हिस्से में मिश्रित वन पाया जाता है। और यहाँ तक कि साल एवं सागौन के वनों में बहुत संख्या में विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। और इन प्रजातियों में प्राकृतिक गोंद एवं रेजिन उपलब्ध है, जिसका वाणिज्यिक उपयोग है। यानी कि जो प्राकृतिक गोंद एवं रेजिन होता है, इसका यूज कैसे क्या किया जाता है, तो वाणिज्यिक उपयोग होता है, यानी कि व्यावसायिक रूप से इसका काफ़ी यूज होता है। ठीक है, और खाने के अतिरिक्त गोंद का प्रयोग पेंट उद्योग में, पेपर प्रिंटिंग में, दवा उद्योग में और कॉस्मेटिक आदि में यूज किया जाता है, किसका, गोंद और रेजिन वगैरह जो होता है। ठीक है, इसके बाद जो है अब देखते हैं मध्य प्रदेश में वन क्षरण के कारण, यानी कि मध्य प्रदेश में जो वन धीरे धीरे कम हो रहे हैं या उसका क्षरण होने का क्या कारण है, तो उसको देखते हैं। तो वन राज्य की संपत्ति हैं और जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक भी हैं, और इसी के साथ साथ पर्यावरण संतुलन के लिए भी आवश्यक है।
क्या वन, ठीक है। परंतु मनुष्य ने इस बहुमूल्य प्रकृति के उपहार के महत्व को नहीं समझा और तीव्र गति से जो है बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्रूरता से वन काटे गए और निर्माण कार्यों के लिए लकड़ी की आवश्यकता, खेती के लिए भूमि की बढ़ती हुई आवश्यकता, झूमिंग कृषि का प्रसार, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण एवं शहरीकरण आदि ऐसे कारण हैं जिनसे वन का विनाश हुआ। यानी कि जो मध्य प्रदेश में वन है वो क्षरण उनका क्या कारण है, तो एक कारण आप नहीं कह सकते, इसके कई कारण हैं जो कि देखने को मिले जिससे कि वनों का ह्रास हो रहा है। तो उनमें जो प्रमुख रूप से कुछ कारण हैं उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला कौन कौन सा है, तो वर्तमान में स्थानीय प्रादेशिक स्तर पर वन विनाश के निम्न कारक हैं। कौन कौन से, तो वन क्षेत्रों का कृषि भूमि में परिवर्तन। तो पहला कारण तो यही है कि वन क्षेत्र जो हैं उनका कृषि भूमि में परिवर्तन किया जा रहा है, वहाँ पर यानी कि वनों को काट करके कृषि का जो है करने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो विशेष रूप से मध्य प्रदेश जैसे विकासशील राज्य में मानव जनसंख्या की वृद्धि तेजी से हो रही है, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वनों के विस्तृत क्षेत्र को साफ करके उस पर कृषि की जाए ताकि बढ़ती जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए यानी कि खाने की व्यवस्था करने के लिए खाद्यान्न मिल सके। ऐसी स्थिति में घास के मैदानों एवं वनी क्षेत्रों का व्यापक स्तर पर विनाश हुआ है, जहां वनस्पति को साफ करके विस्तृत क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र बनाए गए हैं। यानी कि क्या हुआ कि जब भारत जैसे मध्य प्रदेश में जो वन वाले इलाके हैं, अब चूंकि देख रहे हैं आप कि भारत की जो जनसंख्या है या फिर मध्य प्रदेश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अब चूंकि इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए, खाने के लिए, इनके खाद्यान्न के लिए खाद्यान्न उगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिसके लिए यदि ज़मीन कम पड़ रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वनों की कटाई की जा रही है, ठीक है। तो वनों की कटाई होने के कारण वहाँ पर फिर कृषि वगैरह का कार्य किया जाता है, जिससे क्या हो रहा है कि वनों का ह्रास हो रहा है। तो ये एक सबसे प्रमुख कारण तो यही है। दूसरा फिर क्या है, स्थानांतरी या फिर झूमिंग कृषि। तो जनजाति क्षेत्रों जो कि आदिवासी क्षेत्र जो है या जनजाति क्षेत्र, तो यहाँ पर झूमिंग कृषि की जाती है जो वन विनाश का एक प्रमुख कारण है। तो स्थानांतरी या झूमिंग कृषि क्या है, तो स्थानांतरी या फिर झूमिंग कृषि जो है ये तब किया जाता है, कैसे होता है, जब कुछ आदिवासी इलाकों में आप देखेंगे कि आदिवासी लोग जो होते हैं तो वो कृषि का कार्य किसी ज़मीन पर करते हैं, लेकिन जब एक बार वो कृषि का वो करके फिर दोबारा उस भूमि पे आग लगा देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अगली भूमि पे निकल पड़ते हैं कृषि करने के लिए, तो वहाँ पर उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब वो एक बार एक जगह पर कृषि का कार्य करते हैं तो वहाँ पर जब वो कर चुकते हैं कृषि और उसे फिर उस जला देते हैं, आग लगा देते हैं उस वाले इलाके में, तो वहाँ की ज़मीन क्या होती है, जो उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं उस ज़मीन में, ठीक है, जो कि उपयोगी होते हैं कृषि कार्यों के लिए, तो वो क्या होते हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि वनों का ह्रास होता है, ठीक है। और वनों का चारागाह में परिवर्तन, बहुत से भागों में वन क्षेत्रों को चारागाहों में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे वन का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, ठीक है। यानी कि चारागाह के रूप में, यानी कि पशु जो हैं कुछ जो मानवीय गतिविधियां के माध्यम से पशुओं को चारागाह के रूप में कई जगह के वनों का यूज में ले लिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ के वनों का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि जाके पशु जो हैं वो सीधे पेड़ खा लेते हैं, लेकिन पेड़ खाने थे, लेकिन वहाँ पर जो छोटे छोटे वन में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो उग रहे होते हैं अपनी प्रारंभिक जो अवस्था में होते हैं, तो ऐसे में जब पशु चारण जब होने लगता है वहाँ पर, तो वो छोटे छोटे पौधे जो हैं वो क्या होते हैं, पशु खा लेते हैं या अपने खुरों से वो धीरे धीरे उसे उखाड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो वन वाला इलाका है वो धीरे धीरे क्या होता है, विनाश के रूप में आगे मतलब खत्म होने लगता है, ठीक है। इसके बाद है अतिचारण। प्रदेश में पशुओं को चराने से वन विनाश हुआ है। पशु बिरल और खुले वनों में की भूमि पर उगने वाली झाड़ियों, घासों, शाकी पौधों को खा जाते हैं, साथ ही साथ अपने खुरों से भूमि को खोद देते हैं, जिससे उगते हुए पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा कि पशु जो हैं ज़्यादातर छोटे छोटे पौधों को वो कर देते हैं, पैरों से अपने खुरों से हटा देते हैं, या फिर जो पौधे हैं छोटे छोटे उनको खा लेते हैं, जिससे क्या हो कि वनों का धीरे धीरे कमी होने लगती है, उस इलाके में जो है वनों की समाप्ति होने लगती है, ठीक है। और जानवरों के लिए साइलेज बनाने की सुविधा नहीं है जो चारे की कमी को पूरा कर सके, ठीक है।
इसके बाद है वनों में आग। अब वनों में आग जो है ये तो सबसे बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है वनों की विनाश का, ठीक है। जो कि अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो ऑस्ट्रेलिया के जंगल थे वहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में आग लगी हुई थी, जहाँ पर काफ़ी बहुत बड़ा इलाका जो जंगली इलाका था वो ख़त्म हो चुका है, और वहाँ के जो वन्य जीव थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। करोड़ों की संख्या में वहाँ पर वन्य जीव जो है जल गए थे आग में। तो वनों में आग लगना जो है प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित कारणों से वनों में आग लगने से वनों का तीव्र गति से तथा लघुत्तम समय में ही विनाश होता है। यानी कि जब आग वगैरह लगता है वनों में तो वहाँ पर उससे क्या होता है कि बहुत तेज़ी से वन वहाँ पर नष्ट होते हैं और बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो वनाग्नि के प्राकृतिक स्रोतों में वायुमंडलीय बिजली सर्वाधिक प्रमुख है। मनुष्य भी जाने अनजाने में वनों में आग लगाने का दोषी है। वनों में आग लगाने के कारण वनस्पतियों के विनाश के अलावा भूमि कठोर हो जाती है और परिणाम स्वरूप वर्षा के जल का जमीन में अंतः संचरण बहुत कम होता है, और वनों में आग लगने या लगाने से प्राकृतिक वनस्पतियों का भी विनाश हो जाता है। यानी कि जो पूर्व में पेड़ वगैरह रहते हैं वहाँ पर यदि आग लग जाती है जंगल में तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं जल के। इसके बाद पौधों का पुनर्जनन अवरुद्ध हो जाता है तथा जीवी समुदाय को भी भारी क्षति होती है। यानी कि जो क्योंकि आग लग जाती है वनों में तो उससे क्या होता है कि ज़मीन जो है धीरे धीरे बंजर हो जाती है, और वहाँ पर जो वन्य जीव निवास कर रहे होते हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त होने लगते हैं। और फिर अगला क्या है कारण, घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति। घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्यों के लिए लकड़ी की प्राप्ति करने हेतु पेड़ों की कटाई वनों के विनाश का वास्तविक कारक है। तो सबसे बड़ा देखेंगे हम कि जब अभी देखेंगे आपकी जो टाल वगैरह लकड़ियाँ यूज में वहाँ पे होती हैं, या फिर जो व्यापारिक उद्देश्य से जो वनों की कई बार कटाई की जाती है तो उससे भी वनों का जो है क्या होता है कि ह्रास होता है, ठीक है। वन धीरे धीरे उससे भी समाप्त होने लगते हैं। इसके बाद जो है बहुउद्देशीय योजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समय विस्तृत वन क्षेत्र का क्षय होता है, क्योंकि बांधों के पीछे निर्मित बृहद जल भंडारों में जल के संग्रह होने पर वनों से आच्छादित विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है। और उदाहरण के लिए सरदार सरोवर परियोजना, क्या होता है कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं जैसे कि बांध वगैरह बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी को स्टोर करने के लिए जब जगह चाहिए होती है पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अब पानी को स्टोर करने के लिए जब वन वाले इलाके में यदि ये ज़्यादातर बांध वगैरह आप देखेंगे कि ऐसे इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ पर आबादी ना हो, और आबादी जहाँ नहीं होती वहाँ पर वन पाए जाते हैं। अब जब वन पाए जाते हैं जिस इलाके में, उस इलाके में यदि कोई बांध बना देगा और पानी वगैरह वहाँ स्टोर करेगा तो वो जो वन होते हैं पानी से क्या होते हैं, धीरे धीरे उसकी मिट्टी हटने लगती है वनों की, और धीरे धीरे पेड़ खत्म होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद है सूखा। सूखा भी एक प्रमुख कारण है वनों की क्षारण का। तो प्रदेश में वनों की प्रमुख समस्या सूखा पड़ना है, और कई वर्षों से प्रदेश में विशेषकर पश्चिमी एवं मध्य भाग में बार बार सूखा पड़ रहा है। जैसे वर्ष 1967 में, 1971, 1975 में सूखे पड़ने की वजह से लाखों वन जो है नष्ट हो गए थे, ठीक है। इसके बाद जो है अब आगे पॉइंट हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वनों का संरक्षण। मध्य प्रदेश में वनों का संरक्षण कैसे किया जाता है, तो अभी हमने ऊपर देखा कि वनों के क्षरण का या फिर ह्रास का कारण क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो वनों की अंधाधुंध कटाई का कारण वनों का बारिश ना जो है वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वनों का भारी विनाश होने के साथ ही मिट्टी की ऊपरी सतह का अपरदन, अनियमित वर्षा तथा बाढ़ों की पुनरावृत्ति जैसे दुष्परिणाम प्रकट हो रहे हैं। निरंतर वनों की कटाई से समूचा प्रदेश एक पारिस्थितिकी एवं सामाजिक आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी किया जाए। इसके लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं वनों का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में वनों का विनाश हो रहा है तो हमारा ये एक कर्तव्य बनता है कि हम वनों को बचाने के लिए कैसे कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो वनों की नियंत्रित एवं वैज्ञानिक ढंग से कटाई की जाए। अंधाधुंध कटाई पर नियंत्रण रखा जाए जिससे दीर्घकाल तक संसाधनों का उपयोग है। यानी कि जो अंधाधुंध तरीके से कटाई हो रही है वनों का व्यावसायिक उपयोग के लिए उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यदि इसी तरह से तेज़ी से वनों का जो क्या होता है कटाई होगी तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे
वन समाप्त होने लगेंगे और हमारी आगे जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए वन बचेंगे ही नहीं धीरे, ठीक है। और वनों को आग से बचाना, दूसरा क्या है तरीका, वनों को आग से बचाना पड़ेगा। जो देखते हैं आपकी जंगल में धीरे धीरे कई बार आग पकड़ती है थोड़े से में, और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो हमें वनों को जंगल में जो है वनों में आग लगने से ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि आग लगने से बचाया जा सके। और यदि आग किसी माध्यम से मान लीजिए लग भी जाती है तो उसे तत्काल उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वनों को हानिकारक कीटों से संरक्षण दिया जाए। वनों को कीट हानि पहुंचाते हैं जैसे दीमक, झींगुर, गुबरैला आदि। ये जो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वनों के तने को या फिर पत्तियों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है कि वनों का विकास रुक जाता है। अतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, तो वायुयानों द्वारा कीटाणुनाशक दवाइयों को छिड़क कर हानिकारक जीवों को नष्ट किया जा सकता है, जिससे वन को बचाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है वन संसाधनों के संरक्षण के लिए अथवा दीर्घकाल तक वनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि जहां वनों की कटाई की जाए वहां पर कुछ नए वृक्ष भी लगाए जाएं। यानी कि यदि मान लीजिए व्यावसायिक उपयोग से या फिर सरकार किसी भी उपयोग के लिए वनों की कटाई करवा रही है, तो इसलिए ज़रूरी प्रयास किया जाना चाहिए कि यदि जितने वनों की कटाई हो रही है उससे ज़्यादा वनों को उस क्षेत्र में लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। इससे भी हम वनों को संरक्षण दे सकेंगे। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से भी पुनः वनीकरण के प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वन प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए रणनीति। वन प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए रणनीति कैसे है, यानी कि वनों के प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और उसके संरक्षण के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। तो प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने और भूमि अपरदन तथा अवनयन रोकने तथा पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय जो है आवश्यक हैं। जैसे जलाऊ लकड़ी तथा चारे पर विशेष बल देते हुए देश की समस्त विनष्ट तथा अनाच्छादित भूमि का विकास करने हेतु एक व्यापक तथा समयबद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना चाहिए। यानी कि क्या है कि जो समग्र सामूहिक रूप से जो वनों को जो है बचाने के लिए या विकास करने के लिए सामूहिक रूप से क्या करना चाहिए, एक ऐसा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना चाहिए जिसमें ज़्यादातर लोग सम्मिलित हों और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष जो है रोपित किए जा सकें, ठीक है। और सड़कों, रेलवे लाइनों, नदियों, नहरों आदि के सहारे वृक्ष लगाने चाहिए। और नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों तथा शुष्क क्षेत्रों में हरी पट्टियों का विकास करना चाहिए। और व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अपनी ज़मीनों पर वृक्षों की खेती तथा चारे वाले पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने चाहिए। यानी कि जब सामूहिक भागीदारी से ही हम वनों का संरक्षण कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि व्यक्ति जो है लोग हैं और संस्थाएं हैं उनको इस तरह से प्रेरित करना चाहिए कि वे अपनी खाली पड़ी ज़मीनों पर खेती या फिर वनों को या पौधों को लगाएं या वृक्षों को लगाएं, जिससे क्या हो कि वनों का विस्तार किया जा सके, ठीक है। और प्राकृतिक वनों को साफ किए बिना जलाऊ लकड़ी की मांग तथा आपूर्ति के बीच बढ़ते हुए अंतर को कम करने के लिए उत्पादन वानिकी यानी कि प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री कार्यक्रम को अपनाना चाहिए। इसके बाद है वनों पर वर्तमान दबाव को कम करने के लिए लकड़ी के प्रतिस्थानियों यानी कि सब्स्टिट्यूट को विकसित करने की आवश्यकता है। यानी कि जो वनों से लकड़ी को काट के यूज किया जाता है तो उसका ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा इसका, यानी कि अलग से कोई तरीका जिससे कि लकड़ियों को ना काटा जाए उसके, बल्कि जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जो भारत सरकार ने एक योजना चलाई है उज्ज्वला स्कीम, जो कि सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड करवाती है, जो चूल्हा वगैरह प्रोवाइड करवाती है महिलाओं को, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो महिलाएं लकड़ी वगैरह काट करके जंगलों से यूज में लेती थी चूल्हे वगैरह जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो उसके क्या हुआ है कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर क्या किया है सरकार ने, चूल्हा वगैरह दे दिया। तो जिससे क्या हुआ कि गैस का ज़्यादा से ज़्यादातर महिलाएं यूज करने लगी हैं खाना बनाने में, तो जिससे क्या हुआ कि वनों की कटाई कम हुई है कुछ मात्रा में, ठीक है। तो इसी तरह से और कई उपाय देखने पड़ेंगे सरकार को कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि वनों की कटाई को कम किया जा सके, ठीक है, या क्षरण को रोका जा सके। और ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी के स्थान पर बायोगैस, सौर ऊर्जा, उन्नत चूल्हे आदि का प्रयोग अपेक्षित है।
यानी कि जो बायोगैस वगैरह का यूज हो और सौर ऊर्जा के माध्यम से खाने वगैरह बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाए, प्रेरित किया जाए लोगों को, जिससे क्या हुआ होगा कि वनों की कटाई वो उस क्षेत्र में कम से कम होगी। ठीक है। इसके बाद वन्य जीवन संरक्षण के विशेष प्रयास करने चाहिए और आदिवासी लोगों को वनों की सुरक्षा, पुनर्जनन तथा विकास में सम्मिलित करना चाहिए। इसके बाद झूम कृषि को निरुत्साहित करना चाहिए। जो मैं ऊपर हमने देखा कि झूम कृषि जो है, झूमिंग के कृषि, उसको निरुत्साहित यानी कि उसको ऐसा करना चाहिए, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए कि इस तरह की कृषि ना करें। ठीक है ना। और इसके बाद जो क्या है, ऐसी कृषि से क्या होता है, विनष्ट भूमि का सामाजिक जो झूम कृषि जो होती है, उससे जो भूमि जो है नष्ट हो गई है। यदि मान लीजिए कि किसी इलाके में झूमिंग कृषि हुई है, ठीक है, और उससे जो भूमि खराब हो गई है, उस भूमि को सामाजिक वानिकी तथा ऊर्जा रोपा द्वारा पुनरुद्धार कर जाए, यानी कि उसमें पौधों को उगाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है, गर्मी के दिनों में वनाग्नि को रोकने के लिए विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए और वनों में पशुचारण को नियंत्रित करना चाहिए, यानी कि जो पशु जो चर रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही जाने दिया जाए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में यदि वे जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को वो खराब करेंगे, इसलिए उनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र निर्धारित हो कि वो इस क्षेत्र में ही जाएंगे। पशु मतलब जो भी लोग हैं अपने पशुओं को लेकर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही जाएंगे, जिससे क्या होगा कि वनों का कम से कम क्षरण होगा। ठीक है। इसके बाद जिन जिलों में वन क्षेत्र कम है वहाँ वनों को विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद वनों की कटाई में बढ़ावा देने वालों को भी अपराधी बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। यानी कि कुछ लोग जो है वनों की कटाई को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं काटाने के लिए, तो ऐसे लोगों को भी कानून बना करके जो है अपराधी घोषित करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद वन संरक्षण के लिए मजबूत सूचना तंत्र विकसित किया जाए, यानी कि जो वन को संरक्षित करना है तो हमें एक ऐसा जो है सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि यदि कोई भी इलाके में वन की कटाई हो रही है अवैध तरीके से, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को ऐसा एक तंत्र बनाना होगा जिससे वो जानकारी दें संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को या ठीक है, सरकारी डिपार्टमेंट में, जिससे कि वनों की कटाई वगैरह का रोका जा सके। ठीक है। इसके बाद है मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन के लिए क्या क्या किया गया है और कैसे किया गया है, तो उसको हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को स्वीकार किया है और प्रदेश में वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश में 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया, जिसमें 3 प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है, जो निम्नवत है। पहला क्या पॉइंट है, वन सुरक्षा समिति। वन सुरक्षा समिति क्या है, 3 समितियों का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है, जो कि 3 प्रकार से हैं। कौन कौन सी है, पहला है वन सुरक्षा समिति। वन सुरक्षा समिति का क्या कार्य है, तो सघन वन क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं, वहाँ वनखंड सीमा से 5 किलोमीटर दूर तक विस्तृत गांवों में आने वाली समितियों को वन सुरक्षा समिति कहा जाता है। यानी कि जो वन सीमा है, जहाँ बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ की जो वनखंड सीमा है, वहाँ से जो 5 किलोमीटर के दूर तक इलाके जो है, वहाँ पर जो गांव हैं और वहाँ पर जो समितियाँ होती हैं, ठीक है, उस गांवों में, तो उन समितियों को क्या कहा जाता है, तो वन सुरक्षा समिति वहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है। और ये ऐसे वन क्षेत्र हैं जिनमें नियमित वानिकी कार्यों के अंतर्गत वन उत्पाद जो है प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद ग्राम वन समिति। ग्राम वन समिति जो है, ये जो बिगड़े वन क्षेत्रों में वनखंड सीमा से 5 किलोमीटर दूर तक विस्तृत गांवों से आने वाली समितियों को वन ग्राम समिति कहा जाता है। और ये ऐसे वन क्षेत्र हैं जो जैविक दबाव के कारण विरल हो गए हैं तथा जिनका पुनर्वनीकरण किया जाना अति आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद है अगला क्या है, तीसरा। तो तीसरा है इको विकास समिति। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में स्थित सभी ग्राम उनकी बाहरी सीमा से 5 किलोमीटर की अवधि में परिधि में स्थिति ऐसे ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर पड़ता है तथा बफर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंधन तथा जन सहयोग प्राप्त करने हेतु बनाई गई समिति को क्या कहते हैं, तो इको विकास समिति कहा जाता है। ठीक है। और तीनों प्रकार की वन समितियों की कुल संख्या कितनी है,
तो 15,228 है तीनों प्रकार की वन समितियों की संख्या, जिनके द्वारा 66,874 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का प्रबंधन किया जा रहा है। यानी कि जो ये वन समितियां बनाई गई हैं, 3 प्रकार की वन समितियां हैं, जिसमें जिनकी कुल संख्या कितनी है, 15,228 है संख्या में। तो इनके द्वारा कितने क्षेत्र का, जो वन क्षेत्र का प्रबंधन किया जा रहा है, तो ये लगभग 66,874 वर्ग किलोमीटर के एरिया का प्रबंधन किया जा रहा है इन वन समितियों के द्वारा। ठीक है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में वन नीति। मध्य प्रदेश में वन नीति जो है, ये मध्य प्रदेश में वन संपदा की दृष्टि से, चूंकि एक समृद्ध राज्य है मध्य प्रदेश, जो कि भारत में पहले नंबर पे आता है वनों की, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे। तो मध्य प्रदेश के द्वारा जो वनों के लिए नीति बनाई गई थी, जो कि मध्य प्रदेश की वन नीति 2005 में तैयार की गई थी। तो मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, जिसका संरक्षण व संवर्धन आवश्यक है। सन 1952 में अविभाजित मध्य प्रदेश की पहली वन नीति घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2005 को प्रदेश सरकार की नई वन नीति घोषित की गई। तो पहला क्या था, तो जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो उस समय पर 1952 में मध्य प्रदेश की पहली नीति वन नीति आई थी। लेकिन जो अभी वर्तमान में है, ये लगभग 4 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई वन नीति घोषित की गई, और इस नीति में अनेक नए प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए इसे वर्तमान आवश्यकताओं एवं संभावनाओं के मद्देनजर तैयार किया गया है। यानी कि जो पहले की नीति थे वो उस टाइम के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन जो वर्तमान जो वन नीति 2005 में बनाई गई है, वो अभी की आवश्यकताओं ज़रूरतों के आधार पर वो तैयार की गई है। तो प्रदेश की इस नवीन वन नीति में व्यापक उद्देश्यों को निरूपित किया गया है, और इन उद्देश्यों के तहत प्रदेश के पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिकी और तकनीकी संशोधनों का उपयोग करते हुए वनों के संरक्षण, संवर्धन और संवहनी उपयोग के लिए युक्तियुक्त वैधानिक और संस्थागत ढांचे से वनों का प्रबंधन इस प्रकार करना है कि पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन और भूजल संरक्षण के साथ साथ वनाश्रित समुदायों की ज़रूरतों की पूर्ति हो सके और वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। यानी कि जो अभी वर्तमान में जो नीति बनी है, यानी कि 2005 में जो वन नीति बनी है मध्य प्रदेश की, उसके आधार पर क्या ध्यान रखा गया है सरकार के द्वारा, कि जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा भी की जा सके और पारिस्थितिकी संतुलन को भी स्थापित किया जा सके, और जो भूजल संरक्षण है उसके साथ साथ जो वनों में रहने वाले लोग हैं, यानी कि वनों पर आश्रित लोग हैं, जिनका जो वनों पे से निकलने वाली चीज़ों का यूज करके ही अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उन समुदायों की ज़रूरतों की भी पूर्ति की जा सके, और वन के उत्पादकता में भी, यानी कि वनों की जो उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सके, ऐसी नीति बनाई गई है 2005 में, इन सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो देखते हैं कि डिटेल में इसके कुछ प्रमुख बिंदु क्या क्या है मध्य प्रदेश की जो वन नीति 2005 की है। तो ठीक है, तो इसमें पहला है पूर्व की जो वन नीति थी, पूर्व की वन नीति में जहां राजस्व आय को प्राथमिकता दी गई थी, वही 2005 में जो नीति बनी है वर्तमान नीति में, इसे देखते हुए मुख्य लक्ष्य क्या की रखा गया है कि वनों के संवहनी प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों को वनी लाभ उपलब्ध कराना, उनकी आय का साधन बढ़ाना तथा उनकी वनाधारित आवश्यकता को पूर्ण करना है। यानी कि जो इसका जो पहला बिंदु है, जो प्रमुख रूप से है, तो इसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो वन आश्रित लोग हैं, ठीक है ना, वनों पर आश्रय वो करने वाले, तो उनका ध्यान रखा गया है कि उनकी आजीविका पर ना कोई आँच ना आए। ठीक है, वो वनों की उत्पादकता को भी बढ़ाना है और उनकी आजीविका को भी सुनिश्चित करना है कि वो अपने जो है आजीविका के साधन को खो ना दें कहीं। ठीक है। इसके बाद है पूर्व की नीति में वन प्रबंधन कार्य जहां विभाग के कड़े नियंत्रण में ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता था, वही वर्तमान नीति जो बनी है उसमें जन भागीदारी से वनों के विकास के महत्व को दिया गया है। यानी कि जो वर्तमान नीति है उसमें लोगों को सहयोग लेना जो है रखा गया है कि लोगों के सहयोग के माध्यम से ही वनों का विकास किया जाएगा। ठीक है, ना कि ठेकेदारी अधिकारियों या ठेकेदारों के माध्यम से। ठीक है। तो फिर अगला पॉइंट है नवीन नीति में इमारती काष्ठ, यानी कि इमारती जो लकड़ियों के उत्पादन के साथ साथ लघु वनोपज, बांस तथा प्रजातियों के उत्पादन,
प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। यानी कि जो इमारती लकड़ियों के उत्पादन से रिलेटेड या छोटे छोटे जो वनों से प्राप्त होने वाले ऐसे उपज हैं जिनका यूज जो है वहाँ के क्षेत्रीय लोग जो है क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं, उन सभी के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। किसमें? 2005 की जो नीति बनी है उसमें। ठीक है। और वनाश्रित समुदायों के सर्वांगीण विकास एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर पर्याप्त जोर दिया गया है, जो वन नीति है 2005 में। इसके बाद वन क्षेत्रों की व्यवस्थापन सीमाओं के समस्त विवादों का निराकरण करते हुए वन खंडों का सीमांकन पूर्ण करने इस नीति में प्राथमिक तौर पर रखा गया है। इसके बाद जो है वनाश्रित जो परिवार हैं, यानी कि वनों पर आश्रित जो परिवार है, उनको वैकल्पिक रोजगार की सतत उपलब्धता को आवश्यक करना है। यानी कि यदि मान लीजिए कि वनों को यदि सरकार संरक्षित कर रही है 2005 की नीति के अनुसार, और यदि लोग जो वनों पर आश्रित हैं, वह जिनसे उनकी आजीविका चलती है वहाँ मिलने वाले चीज़ों से, तो ऐसा किया गया है कि लोगों को यदि वहाँ से वनों से हटाया जा रहा है, उन्हें वंचित किया जा रहा है वहाँ की चीज़ों का यूज करने में, तो उनके लिए वैकल्पिक रोजगार दिया जाएगा सरकार द्वारा, तभी जाके उन्हें वन की चीज़ों से वंचित किया जाएगा। ठीक है, वहाँ से मिलने वाली उपज से। इसके बाद वर्तमान में व्यवस्थापित अतिक्रमित क्षेत्रों को शीघ्रातिशीघ्र सीमांकित किया जाएगा तथा अतिक्रमण को प्रभावी रूप से रोकथाम किया जाएगा। इस वन नीति में ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो है वन ग्रामों को राजस्व गांव में परिवर्तन करने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। इसके बाद वन सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए बेतार तंत्र आदि संचार सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके बाद संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बल की व्यवस्था सुदृढ़ करना एवं वन आवश्यकता अनुसार सशस्त्र जो है उपलब्ध कराना। यानी कि जो संवेदनशील वन क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा जो है कटाई वगैरह की या फिर संभावनाएं रहती हैं, तो वहाँ पर विशेष सुरक्षा बल की जो है व्यवस्था करना और उनको आवश्यकता अनुसार शस्त्र जो है उपलब्ध कराना, जिससे वे वन की रक्षा कर सकें। तो ऐसा प्रावधान भी इस जो है वन नीति 2005 में किया गया है। निष्कर्षतः क्या कहा जा सकता है कि वन प्रकृति की अनुपम देन है और मध्य प्रदेश इसमें लवरेज है, और इस विशाल वन संपदा के संरक्षण व संवर्धन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसे निभाते हुए प्रदेश सरकार ने वन नीति 2005 पारित की, ताकि बिगड़े व उजड़े वनों को फिर से हरा भरा बनाया जा सके और उनका विस्तृत सर्वेक्षण व उपचार किया जा सके। रोजगार को बढ़ावा एवं उचित वन प्रबंधन के साथ ही पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक वन क्षेत्र के लक्ष्य को पाया जा सकते। कुल मिला के ये देखा जाता है कि जो वन नीति 2005 है, तो उसमें मिला जुला रूप से सरकार के द्वारा सभी वनों को संरक्षण एवं लोगों की आजीविका को बचाना और जो है उत्पादन को बढ़ावा देना, वनों से जो उपज होती है, इस सभी के प्रयास इस जो है वन नीति 2005 में किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में संचालित जो प्रमुख वन संरक्षण योजनाएं एवं नियम। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि क्या क्या है कि मध्य प्रदेश में जो संचालित प्रमुख वन संरक्षण योजनाएं, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं या नियम बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में जिससे कि वनों का संरक्षण किया जा सके। तो केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर वन संरक्षण हेतु योजनाएं व कार्यक्रम चलाए गए हैं। इस हेतु किए गए प्रमुख प्रयास निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से? तो पहला तो यह है कि सरदार सरोवर वृक्षारोपण परियोजना। ये क्या है? तो इसके डिटेल देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो संचालित इस परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले राज्य की भूमि एवं वनस्पति के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धार, झाबुआ तथा खरगोन जिलों में कृषकों की भूमि पर मेड़ वृक्षारोपण, बंजर एवं बेकार भूमि पर वृक्षारोपण, खेती एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत कराने हेतु नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा धनराशि प्राप्त होती है। तो ये क्या है कि सरदार सरोवर वृक्षारोपण परियोजना के अंतर्गत आपको पता होगा कि सरदार सरोवर जो बांध बना हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात का संयुक्त वो है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो बांध बनाने से जो कि गांव डूब गए थे या फिर जो भी वन प्रभावित हुए थे, वन वाले क्षेत्र,
तो उनको उनके एवज में, ठीक है, उनके एवज में वृक्षारोपण करने हेतु कुछ जिलों को चुना गया है, जिनके जहाँ पर क्या किया जाएगा, वनों को लगाया जाएगा। उनकी वहाँ की बंजर भूमि या बेकार भूमि जो है, या फिर जो कृषक हैं उनके जो मेड़ वगैरह हैं, उनके खेती वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर मेड़ वगैरह में वृक्षारोपण किया जाएगा। तो इस योजना के लिए फंड कहाँ से दिया जाता है, तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल जो है इस योजना के लिए फंडिंग करता है, ठीक है। इसके बाद अगली योजना कौन सी है, तो पंचवन योजना। पंचवन योजना में क्या है, तो मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जहां वन क्षेत्र राष्ट्रीय वन नीति के निर्धारित मापदंड 33% से कम है, वहां वनीकरण के लिए वर्ष 1976 से पंचवन योजना चलाई जा रही है। तो एक क्या है कि मध्य भारत में, या फिर जो जो वन होने चाहिए पूरे किसी भी राज्य या फिर देश के लिए, जो कि कितना उसका वो रखा गया है कि 33% होने चाहिए वन, ठीक है। यानी कि जो स्थलीय क्षेत्र हैं उसके 33% इलाके में जो है वन से घिरा होना चाहिए कोई भी क्षेत्र। तो वही निर्धारित किया गया है। जैसे मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश में ऐसे जिले जहाँ पर वन कम पाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर 1976 से पंच वन योजना चलाई जा रही है, जिसमें वृक्षारोपण वगैरह करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है अगला योजना कौन सी है, विद्या वन योजना। विद्या वन योजना क्या है, तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ की गई इस योजना के तहत भोपाल के 10 स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूक करने हेतु स्कूल परिसर में ही छोटे छोटे जंगल लगाकर उनकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नई पीढ़ी के बच्चों को न सिर्फ वनों की विशेषताओं से अवगत कराना, बल्कि उन्हें बागवानी के लिए प्रेरित करना भी है। यानी कि जो विद्या वन योजना है उसमें क्या है कि बच्चों के जो स्कूल हैं, भोपाल में कुछ स्कूलों को चुना गया था उस टाइम पे, कि जो स्कूल हैं वहाँ पर ही छोटे से परिसर में वनों को ऐसे लगाया जाएगा, और उसके लिए उसमें बच्चों को इस तरह से जागरूक किया जाएगा कि ताकि वो वनों के महत्व को समझें, ठीक है, और वो आगे उसमें क्या करें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और वनों की उपयोगिता को समझ सकें, ठीक है। इसके बाद है मध्य प्रदेश वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004 लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत वन अपराधों को पकड़ने, उनकी जांच या अपराधियों से प्राप्त की गई वनोपज को जब्त करने आदि में सहयोग करने वाले सामान्यतः व्यक्तियों को 25,000 रुपये अथवा जब्त की गई वनोपज का मूल्य जो भी कम हो के बराबर पुरस्कार देने का प्रावधान है। यानी क्या है कि मध्य प्रदेश वन सुरक्षा पुरस्कार अधिनियम नियम चालू किया गया, जिसके अंतर्गत यदि कोई वन क्षेत्र में कोई कटाई वगैरह कर रहा है और उसकी कोई सूचना देता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 25,000 रुपये का इनाम राशि दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 1991 में भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से इस योजना को प्रारंभ किया गया था, और इस योजना का उद्देश्य तेंदुपत्ता संग्राहकों की आकस्मिक मृत्यु अथवा दिव्यांगता की दशा में सहायता एवं बीमा राशि प्रदान करना है। इसके बाद है चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना क्या है, तो यह योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली जिले से प्रारंभ की गई थी, और इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता जो संग्राहकों को जूते एवं चप्पल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चरण पादुका योजना फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्पल में। ये एमपीपीएससी आप देखेंगे कि एमपीपीएससी के जो 3 मार्कर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये पूछा गया था कि चरण पादुका योजना क्या है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते एवं चप्पल उपलब्ध कराए जाते हैं इस योजना के माध्यम से। और ये कब से शुरू हुई थी, तो 2018 में 19 अप्रैल को, और सिंगरौली जिले से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ग्रीन इंडिया मिशन। अगला 7वां पॉइंट क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन। तो भारत शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को वनाच्छादित करने तथा 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रों में वन संवर्धन करने हेतु ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया है। और ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चयन किए गए लैंडस्केप्स एवं कॉरिडोर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, तो पेंच सतपुड़ा कॉरिडोर, कान्हा बांधवगढ़ कॉरिडोर, कान्हा पेंच कॉरिडोर, पेंच लैंडस्केप, शिवपुरी ग्वालियर लैंडस्केप, इंदौर उज्जैन लैंडस्केप, खंडवा लैंडस्केप, शहडोल लैंडस्केप, रीवा लैंडस्केप, भोपाल लैंडस्केप, सतपुड़ा लैंडस्केप,
रातापानी, नरेला, देहरी पन्ना कॉरिडोर, सतपुड़ा मेलधार कॉरिडोर, वन चौकियों की स्थापना, कुल 400 चौकी प्रस्तावित, यानी कि ये जो ग्रीन इंडिया मिशन के तहत लगभग वन चौकियों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था और 400 चौकी इसके अंतर्गत प्रस्तावित हैं, ठीक है, बनने के लिए। इसके बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम को इसके अंतर्गत ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बढ़ावा देना भी शामिल था। इसके बाद है वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करना भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके बाद है सामुदायिक वन प्रबंधन का भी जो है ग्रीन इंडिया मिशन के तहत कार्यक्रम रखा गया था, ठीक है। इसके बाद है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, जो कि मध्य प्रदेश में वनों के विकास के एक कार्यक्रम के रूप में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1981 से 1982 में की गई थी। और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आम नागरिकों को वन लगाने तथा चारागाह विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्या? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य। इसके बाद बिगड़े वन क्षेत्रों में सुधार की योजना, तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत वर्ष 1989 से 90 में हुई थी और इस योजना द्वारा 20 जिलों के अव्यवस्थित वनों का सुधार सहकारिता के माध्यम से किया गया था, ठीक है। और वन ग्राम विकास योजना, मध्य प्रदेश के 29 जिलों के लिए यह शुरू की गई थी। कौन सी? वन ग्राम विकास योजना। और वन विदोहन योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत 11 जिलों भोपाल, ग्वालियर, धार, रीवा, रतलाम, विदिशा, खरगोन, राजगढ़, टीकमगढ़, इंदौर एवं झाबुआ में विभागीय वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। किसमें? वन विदोहन योजना के तहत। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है देखते हैं, मध्य प्रदेश की वन विकास संस्थाएं। मध्य प्रदेश की वन विकास संस्थाएं जो हैं, ये कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश के वन का विकास करने के लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई, तो उनमें कौन कौन सी प्रमुख हैं? तो सरदार सरोवर, तो उसमें जो है सबसे प्रमुख जो संस्था है, तो पहली यहाँ पर फ्रेंड्स ये सरदार सरोवर वृक्षारोपण परियोजना नहीं होगा, यहाँ पर होने वाला है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम लिमिटेड जो है भोपाल यहाँ पे होगा। तो कंपनी अधिनियम जिसके तहत कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 24 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल की स्थापना की गई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है, ठीक है। इसके बाद इसका कार्य क्या क्या है? तो इस विभाग का तो सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण करना, और निगम की मुख्य गतिविधि यानी कि जो वन विकास मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड है, तो उसकी मुख्य गतिविधि के अंतर्गत क्या है? सागौन एवं बांस के व्यावसायिक रोपण करना और प्रति भूमि के विकास का कार्यक्रम, औषधि पौधों का रोपण और वनों पर आधारित उद्योगों का विकास, सूखा उन्मुख क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम इसमें मुख्य रूप से प्रमुख है, ठीक है ना। इसके बाद है अगला जो है मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 1984 ईस्वी में किया गया और वर्तमान में राज्य के लघु वनोपज का संग्रहण तथा व्यापार प्रबंधन संघ द्वारा किया जा रहा है। और वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। और फिर है उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1066 में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां बनाई गई हैं तथा क्षेत्रीय वन मंडलों के स्तर पर वर्तमान में 60 जिला लघु वनोपज संघ बनाए गए हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश के वनवासियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे चिरौंजी, शहद, माहुल, पत्ता, आंवला एवं औषधि वनोपजों का निःशुल्क संग्रहण करने की छूट दी गई है। और फिर है मध्य प्रदेश में 1991 ईस्वी से प्रदेश के समस्त तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना प्रारंभ की गई।
इसके बाद अगला जो संस्थान है क्या है, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ है, तो जबलपुर में। तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया और राज्य शासन के 29 अक्टूबर 1994 को जारी आदेश द्वारा इसे स्वायत्त शासी संस्थान घोषित किया गया। और यह संस्थान वन वनस्पति वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीक, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार प्रसार का कार्य करता है। कौन, राज्य वन अनुसंधान संस्थान। इसके बाद है फिर अगला जो संस्थान है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। मध्य प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को किया गया था और यह देश का पहला इको पर्यटन विकास बोर्ड है। ठीक है। इसके बाद जो है बोर्ड का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में अभिरुचि जागृत करने के साथ साथ उनके संरक्षण के प्रति भी जागरूकता लाना और इको पर्यटन गंतव्य स्थलों पर अधोसंरचना विकसित विकास करना और इन गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराना। यानी कि जो मध्य प्रदेश का इको पर्यटन विकास बोर्ड है, ये इसका कार्य क्या है कि ऐसे क्षेत्रों को विकसित करना जहाँ पर कि लोग घूमने भी जा सके और वहाँ पर अधोसंरचना यानी कि जो वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य भी किया जा सके और लोग वहाँ पर घूमने जाएं, जिससे क्या होगा कि पर्यटन बढ़ेगा मध्य प्रदेश का और क्या इससे क्या होगा कि आमदनी भी जो है वन विभाग की होगी। ठीक है। इसके बाद राज्य वन विकास प्राधिकरण, जो कि अगला प्राधिकरण जो ठीक है अगला जो है राज्य वन विकास प्राधिकरण है। इसके बाद इसमें क्या है, इस संस्थान में तो राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19 अप्रैल 2010 को किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से जो बिगड़े हुए वन क्षेत्र हैं तथा रिक्त क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य कराना। किसका कार्य है, तो राज्य वन विकास प्राधिकरण जो है उसका। यानी कि जो बिगड़ गए क्षेत्र, यानी कि क्या होते हैं ऐसे जहाँ पर पेड़ों की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कटाई हो चुकी है या फिर जहाँ पर जिन क्षेत्रों में वृक्ष वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर वृक्षारोपण कराने का कार्य किसका कर रहेगा, तो वो राज्य वन विकास प्राधिकरण वो कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में इनका अंतिम पॉइंट क्या है, इसमें मध्य प्रदेश के वन्य जीव। तो वन्य प्राणियों के संदर्भ में मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है और वन्य जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। इसी उद्देश्य से समय समय पर प्रदेश शासन द्वारा अभ्यारण्य व अन्य कानून बनाए गए हैं, जिनसे न केवल अन्य जीवों का सुरक्षा प्रदान होती है वन जीवों को, बल्कि इन कार्यक्रमों एवं नीतियों से उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी संभव होती है। और मध्य प्रदेश में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप वन्य प्राणियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। विशेषकर शेर, बारहसिंघा, नीलगाय, चीतल की संख्या प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों में बढ़ी है और प्रदेश में मिलने वाले प्रमुख वन्य प्राणियों में शेर, चीता, भालू, सांभर, बारहसिंघा, हिरण, चीतल, जंगली कुत्ता, जंगली भैंसा, चिंकारा, जंगली सुअर, घड़ियाल, मगरमच्छ तथा कृष्ण मृग प्रमुख के। क्या है कि मध्य प्रदेश में वन्य जीव बहुत ही ज़्यादा क्या है कि देखेंगे क्या विविध रूप से पाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि वनों में वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कार्यक्रम चलाए, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में बहुत सारी है। ठीक है। और वन्य जीव अभ्यारण्यों का भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में मध्य प्रदेश में देखने को आप देखेंगे कि मिलते हैं। तो यहाँ पर जब ये राष्ट्रीय उद्यान ये और वन्य अभ्यारण्य वगैरह बनाए गए, तो इससे क्या हुआ कि जो वन्य जीव हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है। क्योंकि संरक्षित क्षेत्र होते हैं, तो इससे क्या हुआ था कि इस इलाके में वन्य जीव वगैरह की संख्या बढ़ती है, क्योंकि वहां पर ज़्यादातर लोग शिकार वगैरह नहीं कर सकते हैं वन्य जीवों का। ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश जो है इस बार फिर से जो है बाघ के उसमें संख्या में पहले नंबर पे आया हुआ है पूरे देश में। ठीक है। उसी प्रकार से जो अभी मध्य प्रदेश में देखने को मिला है कि वो जो चीता है, वो जो कि दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला प्राणी है चीता, तो वो भारत में लाया गया है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाया गया है। तो वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वन्य जीवों की, इससे क्या होता है कि वन्य जीव जब मध्य प्रदेश में रहेंगे तो इससे पर्यटन भी देखने को मिलता है और ये चूँकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में होते हैं, तो ये सरकारी तौर से संरक्षित क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर वनों का भी विकास देखने को मिलता है, यानी कि वन भी बढ़ते हैं। ठीक है।
तो इस प्रकार से आज हमने फ्रेंड्स देखा कि वनों के बारे में, वन से रिलेटेड जो प्राकृतिक मध्य प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इस वीडियो में आज हमने डिटेल में देखा कि वनों के संरक्षण कैसे होता है, मध्य प्रदेश में क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस प्रकार से क्षरण हो रहा है, तो उसके लिए क्या तकलीफ जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, मध्य प्रदेश सरकार की वन नीति कैसी थी। ठीक है, तो इसके वीडियो में हमने पूरा डिटेल में मध्य प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड डिस्कस किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा क्या करने के लिए, जो मेंस के नोट्स तैयार करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।